हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। CAPF मेडिकल गाइडलाइंस, उसमें आपका CAPF जितना भी है उसके ट्रेड्समैन से लेके सहायक कमांडेंट तक की जो भर्ती होती है उसका मेडिकल रेगुलेट होता है। किस तरीके से क्या क्या पॉइंट चेक होते हैं, अभी हमारे ITBP और CISF के जो साथी हैं उनको मेडिकल की तैयारी उनको रखनी चाहिए। ITBP ट्रेड्समैन, CISF ट्रेड्समैन। अब देखिए जर्नल एग्जामिनेशन क्या है और उसके साथ ही कौन से पॉइंट हैं जिसमें आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। जर्नल रिजेक्शन के जो पॉइंट हैं उसको पूरा हम डिस्कस करेंगे, और यदि आपका भी कोई ऐसा पॉइंट है तो पहले से आप तैयार रहिए, उसका ट्रीटमेंट ले लीजिए। क्योंकि मेडिकल के पॉइंट जो है उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक वो पॉइंट है जिसको आप ट्रीटमेंट लेकर ठीक हो सकते हैं। कुछ पॉइंट वो हैं देखिए जिनमें आप ट्रीटमेंट लेकर भी फिट नहीं हो सकते। कुछ ऐसे भी पॉइंट है जिनका ट्रीटमेंट ही नहीं हो सकता, यानी कि आपको उन पॉइंट्स के साथ भर्ती नहीं देखनी चाहिए। कुछ पॉइंट्स जो आप जानकारी के अभाव में ट्रीटमेंट ले लेते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट होने के बाद भी उनके बारे में साफ लिखा हुआ है मेडिकल गाइडलाइन में कि वो फिट नहीं होगा। और कुछ हमारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें आप एक्सरसाइज करके भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये पॉइंट है वाकई। अब वो पॉइंट आपको कैसे पता चलता है वो भी आपको बता देंगे। पहले कभी आपका मेडिकल हुआ है और किसी पॉइंट में आप अनफिट हुए हैं तो उसके लिए भी आपको सावधानी रखनी है। जर्नल एग्जामिनेशन देखिए, मेडिकल गाइडलाइन जो है उसमें जर्नल एग्जामिनेशन क्या लिखा हुआ है, वाइल एग्जामिनिंग द कैंडिडेट प्रिंसिपल पॉइंट्स विच नीड्स केयरफुल अटेंशन आर एज अंडर। कि मुख्य मुख्य पॉइंट्स कौन से हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स हमें पूछते हैं मेडिकल में क्या चेक होता है, मेडिकल में कैसे चेक होता है। तो मेडिकल में कैसे चेक होता है, क्या चेक होता है, वो सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप पहली बार मेडिकल देने जाएंगे तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। SSC GD की जो हमारे नए साथी हैं जो पहली बार भर्ती देखेंगे, या चाहे आर्मी की भर्ती आप देख रहे हैं, देखिए मेडिकल गाइडलाइन सेम ही होता है, पॉइंट सेम होते हैं, लेकिन गाइडलाइन जो है वो मेडिकल के CAPF के प्लस आर्मी के, एयरफोर्स, नेवी, इनके अपने अपने थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है। प्रोसीजर जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। सबसे पहला क्या है कि द कैंडिडेट शुड बी सफिशेंटली इंटेलिजेंट एंड ऑफ साउंड मेंटल हेल्थ। अब देखिए साउंड मेंटल हेल्थ, यहाँ पर एक पॉइंट आपको बता दूं कि कुछ हमारे साथी ऐसे होते हैं कि जो अपने हाथ पर मल्टीपल कट्स लगा के रखते हैं, या ब्लेड से नाम लिख लिया, या चेस्ट पे ब्लेड से नाम लिखा हुआ है, या चेस्ट पे ब्लेड से कोई एक लेटर लिख लेते हैं, कैपिटल लेटर, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिखने की कोशिश करते हैं। वो साथी इस वजह से वहाँ पर आउट हो जाते हैं कि सफिशेंटली इंटेलिजेंट और साउंड मेंटल हेल्थ जो है वो क्या होना चाहिए, तो इसका क्राइटेरिया नहीं है। और जो आपका मेडिकल होता है, एक दिन में मेडिकल होता है, उसमें इसको जज करने का पैरामीटर जो है वो वहाँ पर बहुत ही नॉर्मल सा है। हियरिंग शुड बी गुड एंड दैट देयर इज़ नो ऑब्वियस साइन ऑफ ईयर, नोज एंड थ्रोट डिजीज़। हियरिंग आपका सही होना चाहिए। ENT से संबंधित आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपको कान जो है उसमें बहुत सारे साथियों के कान के पर्दे में सफ़ेद दाग होता है, पर्दे में छेद होता है, पर्दा डैमेज है, कान बहता था कभी बचपन में, वो सब पॉइंट नहीं होने चाहिए। नोज से संबंधित जो पॉइंट है उसमें DNS वगैरह ये सब आता है, उसको अलग से डिस्क्राइब किया गया है, उसको अलग से वीडियोस हमारे बनाए हुए हैं। और गले में आपके टॉन्सिलाइटिस वगैरह आपका नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। हिज हर विजन विथ आइदर आई शुड बी अप टू रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। हिज हर आई शुड बी ब्राइट क्लियर विथ नो ऑब्वियस स्क्विंट और एबनॉर्मलिटी डिजीज। कि स्क्विंट नहीं होना चाहिए, और मूवमेंट ऑफ आई बॉल शुड बी फुल एंड फ्री इन ऑल डायरेक्शंस। स्क्विंट का पॉइंट बहुत कॉमन है, आर्मी में बहुत पॉइंट मिलता है, BSF CAPF जो है उसमें भी ये पॉइंट मिल सकता है। तो स्क्विंट आपका यदि थोड़ा बहुत डिग्री का स्क्विंट होता है उसको आप प्रैक्टिस करके ठीक कर सकते हैं। स्पीच शुड बी विदाउट इम्पेडिमेंट, दैट इज़ नो स्टैमरिंग। अब हकलाहट के लिए कई कैंडिडेट पूछते हैं कि मुझे हकलाहट है, या थोड़ा हकलाहट जो है वो चल सकता है क्या। तो देखिए हकलाहट के लिए पॉइंट नंबर जो D है वो बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, शुड नॉट हैव परसेप्टाइल एंड विजुअल ग्लैंडुलर स्वेलिंग एनीवेयर इन द बॉडी। किसी प्रकार की गांठें वगैरह जो है स्वेलिंग बॉडी पर नहीं होनी चाहिए, यदि ऐसा है तो अनफिट हो जाएगा। चेस्ट, अब देखिए चेस्ट में साफ है कि चेस्ट शुड बी वेल फॉर्म, डिवॉइड ऑफ एनी एबनॉर्मलिटी लाइक फ्लैट चेस्ट, पिजन चेस्ट विथ रिकेटी रोजरी डिफेक्ट्स।
यानी चेस्ट में हड्डी से संबंधित किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होना चाहिए। कुछ हमारे साथी ऐसे होते हैं जिनका जन्मजात जो चेस्ट है वो एक साइड से धंसा हुआ रहता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जिनका चेस्ट जो है वो बीच में खड्डा जो है वो ज़्यादा होता है, पेक्टस एस्केवेटम बोलते हैं। पूरा जो है पूरा मेडिकल गाइडलाइन 100 पेज का है, ये आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। आप पहली बार मेडिकल में जा रहे हैं तो आपको कंप्लीट मेडिकल चेकअप हम इसलिए एडवाइस करते हैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे नॉर्मल पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आपका सपना टूट जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जैसा पॉइंट जो है उसमें एक कैंडिडेट फिट नहीं हो पाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर यदि आपको है, वाकई है थोड़ा बहुत कुछ, तो देखिए वहाँ पर घबराहट हो जाती है, आप एक्साइटमेंट हो जाता है, यूनिफॉर्म देखते हैं, आप हथियार वगैरह देखते हैं, पहली बार फौज के कैंप में आए, ये भी हो सकता है। उससे एक्साइटमेंट की वजह से बीपी बढ़ गया और आपको पॉइंट मिल गया। री मेडिकल में आपके ऊपर गोली खाकर जाने का डाउट कर लिया जाता है, और कुछ साथी हमारे ऐसे होते हैं जो री मेडिकल में गोली खाकर गए। एसएससी जीडी में काफ़ी साथी पकड़े गए थे कि वो टैबलेट साथ में ले गए। तो पहली बार में आप ब्लड प्रेशर का यदि टैबलेट खाकर चले जाते हैं आप पकड़ में नहीं आएंगे। लिम्स, हैंड्स, फीट should be well formed and fully developed and there shall be perfect motion of all the joints आपके चेक होंगे। कई YouTube चैनल पर या कहीं कहीं जो है एकेडमीज़ में ये सलाह दे दी जाती है कि यदि आपको एल्बो का एक्सटेंशन वगैरह है तो आप टाइट करके आप खड़े हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, वो आपके हाथ पकड़ के और आपको ऊपर नीचे कंप्लीट जो है लेटा के, मेडिकल अफसर जो है धोखा देना बड़ा मुश्किल है वहाँ पे, और यदि आपको धोखा देना है तो आपको बहुत प्रैक्टिस उसकी करनी होती है। शुड नॉट हैव एनी ऑब्वियस ओल्ड माल यूनाइटेड फ्रैक्चर ऑफ बोन्स, पुराने आपको फ्रैक्चर वगैरह नहीं होने चाहिए हड्डियों के। कुछ हमारे साथी पूछते हैं कि मुझे इसमें प्लेट डला हुआ है, यदि प्लेट डला हुआ है तो आप अनफिट है बिल्कुल, आपको प्लेट रिमूव करवाना होगा। पुरानी फ्रैक्चर, पुरानी चोट का निशान जो होता है वो अनफिटनेस का कारण बन जाता है। लेकिन आपके पास में यदि पेपर्स हैं पुरानी चोट के, पुरानी सर्जरी के, आप वो पेपर्स साथ लेकर जाते हैं, डीएमई में ही आप फिट हो सकते हैं। फीट एंड टोज शुड बी वेल फॉर्म्ड, यानी आपके बिल्कुल सही होना चाहिए। अब टोज़ में कई हमारे साथियों की 5 की जगह 6 उंगलियां होती हैं, या जो एक उंगली जो होती है वो बाकियों के नॉर्मल साइज से छोटी होती है, उसको ब्रांकी मेटाटार्सिया कहते हैं। ब्रांकी मेटाटार्सिया अनफिटनेस का बहुत बड़ा कारण है और उसका कोई इलाज भी नहीं है। 6 उंगलियां यदि हैं तो उसका सर्जरी करवा के उसको हटाया जा सकता है, वो फिट हो जाएगा। लेकिन आप एक बार अनफिट हो गए, डिटेल मेडिकल, उसके बाद आप जाते हैं सर्जरी करवा के, वहाँ तो आपको टैटू की सर्जरी में भी अनफिट किया जा सकता है, क्योंकि करेक्शनल सर्जरी जो है उसके लिए फोर्स ये कहती है कि हमने जो जब चेक किया उस समय ये पॉइंट था, बाद में कैंडिडेट जो है वो करेक्शनल सर्जरी करवा के आ जाता है, इसलिए हम उसको फिट नहीं करेंगे। शुड नॉट हैव एनी कंजेनिटल मालफॉर्मेशन और डिफेक्ट्स, यानी किसी प्रकार का जो पुराना विकृति नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी फ्री एंड परफेक्ट मूवमेंट ऑफ ऑल द जॉइंट्स, जितने भी आपकी हड्डियों के जोड़ हैं, आपके पैर के टो से लेके आपके ऊपर गर्दन तक के, वो सब जो है वो आपके बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए। उसमें हाइपर एक्सटेंशन कहीं नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से उसका मूवमेंट सही होना चाहिए। शुड नॉट बी ट्रेसेस ऑफ प्रीवियस एक्यूट और क्रोनिक डिजीज पॉइंटिंग टू एन इम्पायर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किसी प्रकार का उसको पुराना या नया रोग नहीं होना चाहिए कि जो किसी प्रकार की बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई परेशानी करता हो। ही सी शुड पजेस सफिशिएंट नंबर ऑफ साउंड नेचुरल टीथ फॉर एफिशिएंट मैस्टिकेशन। अब देखिए, मैस्टिकेशन का मतलब है कि चबाना, काटना, यानी आपका जो मोलर टीथ है वो इम्पोर्टेंट है। 14 डेंटल पॉइंट आपके होने चाहिए। अब 14 डेंटल पॉइंट कैसे होता है उसका अलग से डेंटल का वीडियो बनाया हुआ है, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। ही सी शुड हैव नो ओबिवियस डिजीज ऑफ जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट, उससे संबंधित किसी प्रकार का कोई रोग आपका नहीं होना चाहिए। ही सी शुड हैव नो इंग्यूनियल स्क्रोटल स्वेलिंग, यानी कि जो हार्निया वगैरह जो होते हैं वो आपको नहीं होने चाहिए।
हार्निया में तो एक कैंडिडेट जो है उसको अभी CRPF में सेंटर में जाने के बाद भी आउट कर दिया, उसको ज्वाइनिंग के बाद आउट कर दिया। बोथ द टेस्ट आर इन स्क्रोटम एंड ऑफ नॉर्मल साइज। अब देखिए टेस्टिस से संबंधित जो प्रॉब्लम है उसमें हमारे काफ़ी साथी जो हैं उनको ये प्रॉब्लम होता है कि उनका टेस्टिस जो है वो एक टेस्टिस ही बर्थ से, जन्म से उनका एक टेस्टिस सैक में होता है। अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, चेक नहीं करवाया उन्होंने, ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अब मेडिकल में जाते हैं उस समय पता चलता है कि एक ही टेस्टिस है, सिंगल टेस्टिस अनफिट है। अब वो दूसरा टेस्टिस उनका कहाँ होता है? हमने कितने ही ऐसे कैंडिडेट्स को जो हमारे पास आता है मेडिकल के लिए, उनको एक टेस्टिस डिटेक्ट हुआ, अब मेडिकल से पहले उनकी सर्जरी हो गई और वो टेस्टिस एक्चुअली एंडोस्कोपी से पता चलता है कि वो टेस्टिस जो है बॉडी में ऊपर की तरफ है कहीं, और उसको सर्जरी करके उस टेस्टिस को टेस्टिस सैक में लाया जाता है। वो सर्जरी सक्सेसफुली रही, वो कैंडिडेट्स ज्वाइन कर गए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि सर्जरी आप करवाते हैं, चाहे वो नॉर्मल टैटू की सर्जरी क्यों ना हो, यदि आप अभी सर्जरी करवाते हैं तो अभी आप प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, कहीं भी आप सर्जरी करवा सकते हैं। लेकिन एक बार आपको अनफिट कर दिया, उसके बाद आपको अपील फॉर्म रेडी करने के लिए आपको गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या उससे ऊपर का जो हॉस्पिटल होगा उससे ही आपको फिटनेस लेना होगा। जो उस प्राइवेट के जो फिटनेस होंगे वो मान्य नहीं होते हैं। तो सर्जरी में भी आपको बता देता हूँ कि टैटू जैसी जो सर्जरी है वो अभी आप करवाते हैं, आप प्राइवेट भी करवा सकते हैं, वरना पिछला जो कोरोना काल था उसमें हमने काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स का सपना टैटू की वजह से टूटते हुए देखा। CAPF सब इंस्पेक्टर या BSF रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक में, क्योंकि जब उनको टैटू का पॉइंट दिया गया, जब उनके मेडिकल हुए थे सितंबर में, उस समय कोरोना की वजह से सभी स्टेट में मैक्सिमम जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो थे उसमें कोरोना की वजह से सर्जरी बंद थी, और सर्जरी बंद थी तो उनकी सर्जरी नहीं की गई और उस वजह से वो अपील नहीं कर पाए। ऑपरेशन थिएटर्स बंद थे। प्राइवेट में करवा के कुछ ने यदि उसको मैनेज भी किया तो उनका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हुआ उनका। तो उससे बचने का यही तरीका है। देखिए टैटू जो है वो तो रिमूव करवाना ही करवाना पड़ेगा। यदि छोटा टैटू है तो उसका सर्जरी उसकी एडवाइजेबल है, और बड़ा टैटू है तो उसका आपको लेजर करवाना चाहिए, क्योंकि बड़े टैटू पे सर्जरी जो है वो सक्सेस नहीं होती है। वहाँ से आपका 2 जगह से आपको कट कर लगाना पड़ता है, क्योंकि एक जगह आपका पूरा टैटू का स्किन हटाया जाएगा, फिर दूसरी जगह से आपका थाइज़ का या कहीं बॉडी पार्ट का दूसरे का स्किन वहाँ से हटाकर आपके टैटू वाली स्किन के यहाँ पे लगाया जाएगा। और कीलोइड भी उसमें नहीं बनना चाहिए। तो टैटू का तो कंप्लीट पूरा एक चैप्टर है, पूरा लेसन है एक टैटू का, कि टैटू में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है, इन द केस ऑफ री एनरोलमेंट ग्रेटर केयर मस्ट बी टेकन टू असर्टेन फ्रॉम द इंडिविजुअल पास्ट हिस्ट्री अबाउट वेदर ही शी हैज़ एवर बीन wounded or suffered from any disease which might be impediment for fitness in future. A note of all this effect should be made in the health certificate at the time of enrollment. जनरल ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन की कौन कौन से रिजेक्शन के जनरल ग्राउंड हैं तो वो भी देखिए। यहाँ पर पूरा मेडिकल टर्म जो है उसमें लिखा हुआ है कि इंडिकेशन ऑफ एनी क्रोनिक डिजीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस और अदर वेनरल डिजीज, ये जितने भी जो हैं, आर्थराइटिस है, हाइपरटेंशन है, इन सब का बारे में यदि किसी प्रकार का कोई हिस्ट्री रहा है तो वो आपका रिजेक्शन का कारण बन जाएगा। उसके लिए आपसे एक फॉर्म फिल करवाया जाता है वहाँ पे, वो भी कैसा फॉर्म है वो भी आपको अलग से वीडियो में दिखा देंगे। ब्रोंकाइलर, और ये देखिए जो श्वसन जो है हमारा, उससे संबंधित जो डिजीज़ है उसमें अस्थमा नहीं होना चाहिए, क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस नहीं होना चाहिए, एडेनॉइड्स नहीं होने चाहिए। इंडिकेशन ऑफ वेल्वुलर और अदर डिजीज़ ऑफ हार्ट बिल्कुल साउंड होना चाहिए, उससे संबंधित किसी प्रकार के कोई डिजीज़ नहीं होना चाहिए। इम्पायर्ड कॉन्स्टिट्यूशन शो एज टू इम्पीड डिफेक्ट डिस्चार्ज ऑफ ट्रेनिंग ड्यूटीज़, यानी किसी प्रकार का जो है बॉडी इम्पायर्ड
कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, लो स्टैंडर्ड विजन। अब 6/6 है आपका, तो देखिए एक आंक आपका 6/6, दूसरा आपका 6/9 चलेगा, लेकिन दूसरा 6/9 कब चलेगा कि जब आप राइट हैंड पर्सन हैं तो लेफ्ट हैंड जो है वो आपका यदि आप राइट हैंडेड पर्सन हैं तो आपका राइट आई जो है वो आपका 6/6 होना चाहिए। दूसरा आंख जो है आपका 6/9 चल सकता है। स्क्विंट नहीं होना चाहिए। ओटिटिस मीडिया यानी कि आपका कान का जो है सिस्टम वो बिल्कुल सही होना चाहिए। पर्दे में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। डीफनेस किसी भी प्रकार का होगा तो वो आपका अनफिटनेस का बहुत बड़ा कारण है। स्टैमरिंग एंड स्पेसिफाइड लेटर। अब स्टैमरिंग जो है उसको बाद में इसी में अलग से वीडियो बनाएंगे हम। मेडिकल गाइडलाइन जो है उसमें अलग से बताया गया है। अब देखिए, लॉस ऑफ और डीके ऑफ टीथ रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ डेंटल पॉइंट्स बिलो 14। अब इसमें मैं ये पॉइंट जो है इसमें मैं आपको एसएससी जीडी का एक मैटर बताता हूँ, जिसमें एक कैंडिडेट जो है उसको 2 पॉइंट दिए गए थे। एक उसको फ्लैट फिट और दूसरा उसको दांतों का जो पीलापन होता है उसमें पॉइंट दिया गया, यानी कि अनहाइजेनिक टीथ। अब अनहाइजेनिक टीथ देखिए, गुटखा वगैरह जो कैंडिडेट्स खाते हैं उनके वो दांतों का पीलापन बहुत ही, जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा होता है। अब वो कैंडिडेट जो है वो फ्लैट फुट में फिट हो गया, लेकिन वो डेंटल जो दांतों का जो अनहाइजेनिक डेंटल उनका था उसमें वो फिर अनफिट हो जाते हैं। डेंटल पॉइंट जो थे वो उनके 14 जो है बन रहे थे। अब इसके ऊपर उन्होंने रिट याचिका भी दाखिल की, लेकिन वो रिट याचिका भी उनकी खारिज इस आधार पर हो गई कि वो वाकई अनहाइजेनिक है। अब फोर्स में जैसा मेडिकल चाहिए वो यदि पूरा प्रोसीजर फॉलो करके यदि आपको अनफिट किया गया है तो आपको हाई कोर्ट के यहाँ से भी आपको रिलीफ नहीं मिल सकता। वियरिंग ऑफ हाफ और कंप्लीट आर्टिफिशियल डेंचर, यानी आपने आधे या कम पूरे नकली दांत आपके हैं, कृत्रिम दांत आपने लगवा रखे हैं, तो वो आपका डिस्क्वालिफिकेशन है, अनफिटनेस का बड़ा कारण है। कॉन्ट्रैक्शन और डिफॉर्मिटी ऑफ चेस्ट एंड डिफॉर्मिटी ऑफ जॉइंट्स वो नहीं होना चाहिए। एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइन का देखिए, जो हमारे कैंडिडेट्स जिनकी हाइट जो है 175, 76 या उससे ऊपर होती है और बॉडी जो है दुबला पतला होता है, पोस्चर थोड़ा सा गलत होता ही वहाँ पर आपको क्या होता है कि स्कोलियोसिस का पॉइंट मिल जाता है। स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, ये जो है आपको नहीं होना चाहिए। अब ये इसकी वजह क्या होती है कि इसकी वजह ये होती है आपको पता नहीं होता कैसे खड़ा होना है। कुछ हमारे साथी ऐसे होते हैं कि जो एक तरफ झुक के खड़ा होते हैं और उनको पॉइंट मिल जाता है ड्रॉपिंग शोल्डर। तो ये ऐसे पॉइंट हैं कि ये आपको तब पता चलेगा जब आपका मेडिकल पहले कभी हो चुका है या आपको मेडिकल गाइडलाइन की पूरी आपको स्टडी होनी चाहिए। मेडिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपका कंप्लीट मेडिकल चेकअप आपको होना चाहिए। आप छोटे छोटे पॉइंट्स जो है उसमें आप बच सकते हैं। एबनॉर्मल कर्वेचर ये हो गया। एबनॉर्मल गेट ये नहीं होना चाहिए। एंडोक्राइनिकल डिसऑर्डर ये नहीं होने चाहिए। मेंटल और नर्व्स डिसेबिलिटी, एविडेंस ऑफ नर्व्स इंस्टेबिलिटी। अब देखिए, एविडेंस ऑफ नर्वस इंस्टेबिलिटी जो है वो, उसको मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। कुछ हमारे साथी जिनके हाथ पर मल्टीपल कट्स लगे हुए होते हैं वो अनफिट हो जाएगा। अब वो मल्टीपल कट जो होते हैं उसके ऊपर आपको इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप वहाँ पर झूठ नहीं बोल पाते। और कुछ तो हमारे साथी ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता, वो खुद ही बता देते हैं पहली बार में ही कि ये कट कैसे लगा, तो वो कह देता है मैंने ब्लेड से खुद से काट लिया था। खुद से जब आप ब्लेड से काट सकते हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आपको हताशा, निराशा जो है उसका आप शिकार हुए। उसके बाद आपने ये काम करने की कोशिश की तो उसकी वजह से फौज में आपके लिए कोई जगह नहीं है। एनी टाइप ऑफ हार्निया नहीं होना चाहिए। क्रोनिक स्किन डिजीज़। अब देखिए, विटिलिगो में इसके बारे में साफ लिखा हुआ है कि विटिलिगो, लेप्रोसी, SLE, एक्जिमा, क्रोनिक एक्सटेंसिव फंगल डर्मेटाइटिस, ये जो पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। विटिलिगो जो है, लेकिन ये स्किन के जो पॉइंट हैं इसमें देखिए, छोटा विटिलिगो जो है उसमें कुछ SSC GD में कैंडिडेट्स जो थे वो हमारे फिट हो गए। कैसे फिट हो गए कि विटिलिगो में कुछ हमारे ऐसे स्किन स्पेशलिस्ट हैं जिसको
जो कॉस्मेटिक सर्जन जो होते हैं वो इस पर पेंट लगा देते हैं, उसका मेकअप कर देते हैं वो, और वो मेकअप जो होता है वो आपके मेडिकल में उस मेकअप की वजह से वो विटिलिगो डिटेक्ट नहीं होता है। उसके बाद वो मेकअप यदि हट जाता है, जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं, वो साथी हमारे अब ट्रेनिंग में गए तो फिर से उन्होंने वो मेकअप करवाया। अब ट्रेनिंग चलती रहेगी, छोटा निशान है उस डिटेक्ट नहीं होगा, फिर जब कभी मेडिकल आता है फिर मेकअप करवा लेंगे। तो अब और यदि साल 2 साल वहाँ निकल जाएगा, उसके बाद तो यदि वो प्रॉब्लम डिटेक्ट भी होती है तो अब ये तो सर्विस के दौरान हो गया, इसलिए ये तो एट्रीब्यूटेबल टू गवर्नमेंट सर्विस हो गई है, उसमें उनको आउट नहीं करेंगे। लेकिन विटिलिगो एक बड़ी प्रॉब्लम है। विटिलिगो यदि वाकई है तो बहुत ज़्यादा बॉडी पर विटिलिगो है तो देखिए भर्ती नहीं देखनी चाहिए। एनी कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज सो एज टू इम्पीड efficient discharge of training duties, anal fistula, hemorrhoids and other एनोरेक्टल डिजीज़ एज स्पेसिफाइड लेटर। यानी इसके बारे में पूरा ये जितने भी डिजीज़ आपको बताए गए हैं इनके बारे में कंप्लीट चैप्टर वाइज मेडिकल गाइडलाइन में आगे पूरा डिस्कस किया गया है। डिफॉर्मिटी ऑफ फीट, लाइक देखिए फ्लैट फुट, क्लब फुट, प्लांटर, रैट्स, ये सब आपके नहीं होने चाहिए। इपिलेप्सी, मिर्गी का किसी प्रकार का एविडेंस, हिस्ट्री, ये सब नहीं होना चाहिए। और टेरिजियम जो है वो आँख से संबंधित होता है, ये सब नहीं होना चाहिए। अब एपिलेप्सी में देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कुछ हमारे साथी जो ट्रेनिंग करते हैं वो ट्रेनिंग में क्या होता है कि बहाना बहुत बनाया जाता है। और बहाने कौन से बनते हैं कि दौड़ करते करते बंदा एकदम से गिर गया। अब वो ये नहीं सोचता उस समय कि वो गिर गया, वो कि आज तो ठीक है ये गिरने की वजह से आपको रेस्ट मिल जाएगा, लेकिन ये जो गिरना जो है यहाँ पर आपके लिए आत्मघाती हो सकता है। कैसे हो सकता है? आप 1-2 बार ऐसा गिरते हैं और उसके बाद यदि वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर को ये डाउट हो जाता है कि ये तो बहानेबाजी हो रही है, क्योंकि ट्रेनिंग में ये सब बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि जो बहाना करता है, जो पेट पकड़ के खड़ा हो जाता है, तो उनको रिलीफ मिल जाएगा, उनको एक्सरसाइज से वो बच जाएंगे। या कोई बेहोश हो गया तो बेहोश होने का नाटक किया, या वॉमिट कर रहा है, बेहोश होने के नाटक करने वाले जो हैं उनको एपिलेप्सी बताकर उनको बाद में ट्रेनिंग पूरी होने से पहले ही आउट कर दिया जाता है वहाँ से। तो जो हमारे साथी अभी ट्रेनिंग में हैं उनको भी हम एडवाइस करना चाहते हैं कि इस तरह का जो है नाटक वहाँ पर नहीं करना है, वरना आप परेशानी में पड़ जाएंगे वहाँ पे। अब देखिए हाइड्रोसिल वेरिकोसिल जो है उसके बारे में क्या कहा गया है, उसके बारे में साफ इसमें कहा गया है कि लार्ज हाइड्रोसिल इवन इफ क्योरेबल बाई ऑपरेशन अनफिट है। स्मॉल हाइड्रोसिल जो है इफ ऑपरेटेड अपॉन एंड नो बैड स्कार इज लेफ्ट आफ्टर ऑपरेशन मे बी एक्सेप्टेड। क्यूबिटस वेरस, क्यूबिटस वल्गस, ये पॉइंट जो है इनको ठीक किया जा सकता है एक्सरसाइज से। अनडिसेंडेड टेस्टिस, एट्रोफिक टेस्टिस, मार्क्ड वेरिकोसिल, टेस्टिकुलर स्वेलिंग, ये सब नहीं होने चाहिए। जो आपका टेस्टिस जो है वो भी भर्ती होने के लिए देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से साउंड होना चाहिए टेस्टिस। वेरिकोज वेन जो है एक ऐसा पॉइंट है कि वेरिकोज वेन का क्या है कि आपकी जो पैर की नसें जो दिखाई देती हैं वो वेरिकोज वेन है। अब पैर की नसें जो दिखाई देती हैं उसके बारे में साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ हमारे साथी जो अभी ट्रेनिंग में गए हैं उनको भी डाउट है कि मेरी नस जब मेडिकल हुआ था उस समय नहीं दिखाई देती थी, अब दिखाई देती है, क्या मुझे अब आउट कर दिया जाएगा? तो देखिए वेरिकोज वेन, द डायग्नोसिस ऑफ वेरिकोज वेन शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ डायलेशन एंड टॉर्टोसिटी ऑफ वेन्स एंड आफ्टर कन्फर्मेशन ऑफ इनकम्पिटेंसी ऑफ स्पेनोफेमुरल जंक्शन, स्पेनोपोप्लिटियल जंक्शन ऑफ परफोरेटर्स बाय रेलेवेंट क्लिनिकल टेस्ट्स। अब इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं कि डॉपलर टेस्ट आपका होने से ही पता चल सकता है कि ये जो वेन्स हैं ये वेरिकोज वेन्स हैं या नहीं हैं। ओनली प्रोमिनेंस, अब यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि ओनली प्रोमिनेंस ऑफ वेन शुड नॉट बी क्राइटेरिया फॉर रिजेक्शन, यानी आपकी नस दिखाई देती है सिर्फ इस आधार पर आपको आउट नहीं किया जाएगा। लेकिन डिटेल मेडिकल के समय क्या होता है कि ये डॉपलर टेस्ट का कोई प्रावधान नहीं होता है। डॉपलर टेस्ट यदि होता है तो वो री मेडिकल में ही होता है। तो यदि आपकी नस दिखाई देती है, आप अपना डॉपलर टेस्ट करवा के देख लीजिए। आप अपना डॉपलर टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो साथ भी ले जा सकते हैं। यदि आप जब मेडिकल चल रहा होता है उस समय आप वहाँ पर दिखा सकते हैं पेपर्स। यदि आपको कोई पुराना चोट वगैरह लगा हुआ है, पुराना सर्जरी आपका हुआ है,
आपके दांत में प्रॉब्लम है, दांत का एक्सरे वगैरह जो है वो आप लेके जा सकते हैं साथ में। वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर आपके पास यदि पेपर्स होते हैं तो उनको वो कंसीडर कर सकते हैं, वरना यदि आपको पॉइंट मिल जाता है तो री मेडिकल में आप वो पेपर्स लेके जा सकते हैं। अब वेरिकोज वेन में एक पॉइंट ये होता है कि कुछ हमारे साथी ऐसे गलती कर बैठते हैं कि जैसे ही वो वेरिकोज वेन के बारे में उनको जानकारी होती है, पैर की नसें दिखाई दे रही हैं, तुरंत जाते हैं डॉक्टर के पास में। और सिविल डॉक्टर जो है उनको भी ये मेडिकल गाइडलाइन की उनको जानकारी नहीं होती, वो कहते हैं कि ये नस तो दिखाई देगी, इसको आप रिमूव करवा लो। अब वो रिमूव करवाया, उसका क्या होता है कि वो यदि वेरिकोज नहीं है और तो भी आपने रिमूव करवाया है तो आप अनफिट हो जाएंगे। नस दिखाई दे रही है, सभी दिखने वाली नसें जो है वो वेरिकोज नहीं होती। अब केसेस ऑफ वेरिकोज वेन्स में साफ लिखा हुआ है कि इवन इफ ऑपरेटेड आर नॉट टू बी एक्सेप्टेड बिकॉज बेसिक डिफेक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। इसलिए यदि आपने नस आपको दिखाई दे रही है तो जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि नस दिखाई दे रही है तो वो वेरिकोज ही है, सबसे पहले आप उसका डॉपलर करवाइए। डॉपलर में यदि ये डिटेक्ट होता है कि ये वेरिकोज है तो उसकी आपको सर्जरी करवानी है, लेकिन वो सर्जरी या लेजर जो भी आप ट्रीटमेंट करवाते हैं वो इतना अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए कि वो दिखाई ना दे, उसका पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यदि उसका पता चल गया तो परेशानियाँ हो जाएगी। ऐसा हमने कितने ही साथी ऐसे देखे हैं जो नस दिखाई देती थी, किसी ने एडवाइस कर दिया, किसी फौजी ने एडवाइस कर दिया कि तेरे को ये नस दिखाई देती है। क्योंकि अब अभी हमारे जो आईटीबीपी के साथी हैं या जो सीआईएसएफ के जो साथी हैं वो, या एसएससी जीडी के नए भर्ती वाले जो कैंडिडेट्स हैं, वो अभी मेडिकल भी साथ साथ वो अपना देखते रहते हैं, खुद से देखते रहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे फ़ोटोज़ आते हैं, पिक्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि ये ठीक है क्या। अब जो आपके फ़ोटो आते हैं वो देखिए, जब डॉक्टर सर अवेलेबल होते हैं तो वो आपका ये सब जो है वो देख के आपके मैसेज करते हैं। लेकिन अभी राजस्थान में लॉकडाउन की वजह से अभी हमारे डॉक्टर सर हैं जो अवेलेबल नहीं रहते हैं सिस्टम पे, और मेडिकल का जो प्रोसेस है वो भी हम आपको बता देते हैं कि अभी जब तक लॉकडाउन है तब तक हमारे सेंटर पर भी मेडिकल नहीं हो रहा है, वरना हमारे सेंटर पे कंप्लीट मेडिकल चेकअप की सुविधा है, जिसमें फोर्स के रिटायर्ड कर्नल रैंक के ऑफिसर इंडियन आर्मी के, उनकी देखरेख में आपके मेडिकल जो है वो उनकी गाइडेंस में मेडिकल पूरा किया जाता है। और उसमें आपका एक्सरे, ईसीजी, यूरिन, ब्लड टेस्ट, कंप्लीट जो आपका डायग्नोसिस होता है बॉडी का, आपका पैर के अंगूठे से लेके आपका ऊपर बालों तक का कंप्लीट मेडिकल चेकअप, कंप्लीट फाइल बनाकर आपको दिया जाता है। लेकिन वो तब, जब तक ये लॉकडाउन की स्थिति रहती है तब तक वो नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक बात और लिखी गई है कि कई बार कुछ कैंडिडेट्स को डाउट होता है कि मैं तो ठीक था, उसके बावजूद भी मुझे मेडिकल ऑफिसर ने अनफिट क्यों कर दिया। तो देखिए, मेडिकल ऑफिसर को यदि थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो वो आपको अनफिट कर देंगे। वजह बता देता हूँ उसकी कि इन केस ऑफ रिजेक्शन रिक्रूटमेंट मेडिकल ऑफिसर विल फुल्ली जस्टिफाई इन राइटिंग बिलो कॉज ऑफ रिजेक्शन इन रिक्रूटमेंट फॉर्म, अदरवाइज ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पर यदि मेडिकल ऑफिसर जो है कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए खुद मेडिकल ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कई बार ये होता है कि कैंडिडेट जो है वो ट्रेनिंग में डेथ कर जाता है, दौड़ते हुए डेथ हो जाती है, हार्ट फेलियर हो जाता है। बाद में पता चलता है कि ये तो हार्ट का पॉइंट था इनका, तो इनका तो हार्ट का प्रॉब्लम था बहुत समय से। तो उसमें ये जो मेडिकल ऑफिसर आपके मेडिकल करते हैं उनकी भी जिम्मेदारी फिक्स हो जाती है। इस वजह से मेडिकल ऑफिसर जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं उसको भी कंसीडर नहीं करते हैं। डाउटफुल केस है, आपको रीमेडिकल दे दिया जाएगा। उससे बचने का एक तरीका है कि आप अपना पूरा कंप्लीट तैयारी रखें और कोशिश ये हो कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट होने की कोशिश की जाए, क्योंकि एक बार रीमेडिकल मिलता है तो बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है, बहुत भटकना पड़ता है, पैसा भी खर्च होता है, समय भी खर्च होता है। और कई बार ये होता है कि पैसा और समय दोनों खर्च होने के बाद भी हमें ये मौका छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अपील फॉर्म जो है वो 15 दिन का समय मिलता है, 15 दिन में रेडी नहीं हो पाता है तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो कोशिश ये रखनी है कि मेडिकल, चाहे अपना आईटीबीपी ट्रेड्समैन का हो, चाहे सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का हो, चाहे आने वाली एसएससी जीडी की जो नई भर्ती है, सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमांडेंट, जो भी है, पहली बार में 1 गो में मेडिकल हो जाए वो बेहतर है। री मेडिकल नहीं मिले, ये अपनी कोशिश रहनी चाहिए। जय हिंद।